सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। पाठ 9वां, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, और इसके रचनाकार है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। तो यह जो पाठ है, तो यह पाठ साक्षात्कार यानी मुलाकात, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, तो उस पर यह पाठ आधारित है। तो उसके पहले हम विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का परिचय देखते हैं। विश्वनाथ तिवारी जी का जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। इनकी प्रमुख कृतियाँ फिर भी कुछ रह जाएगा, यह इनका कविता संग्रह है। आगे यह पत्रावली, यह निबंध, अंतहीन आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन यात्रा संस्मरण है। अस्थि और भवती, यह आत्मकथा है। बातचीत, यह साक्षात्कार संग्रह है। आदि लेखन कार्य इनका हुआ है। इस गद्य संबंधी यानी यह जो पाठ है, तो पाठ के संबंधी जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। तो जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यह जो पाठ है, तो पूरा पाठ साक्षात्कार यानी क्या, मुलाकात पर है। यहाँ पर जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी है, तो यह अमृतलाल नागर जी का साक्षात्कार लेने के लिए आए हुए हैं। और फिर वहाँ पर आने के बाद तिवारी जी नागर जी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं, और नागर जी प्रश्नों के उत्तर यह बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे हैं। अब देखो तिवारी जी पहला ही प्रश्न क्या करते हैं। नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया था, उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया, और क्या आदर्श थे आपके सामने? तो नागर जी यह तिवारी जी यह नागर जी से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं जब आपने लिखना स्टार्ट किया था, आरंभ किया था, तो उस समय की ओर मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। उस समय के बारे में मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। इस तरह से वह उन्हें कहते हैं। और जब आपने लिखना शुरू किया था, तो साहित्यिक माहौल कैसा था उस समय का, इस तरह से वह पूछते हैं। और उसी के साथ आपके सामने कौन कौन से आदर्श थे, यह भी सवाल वह करते हैं। तो उस पर नागर जी जवाब दे रहे हैं कि लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तो अब देखो लेखन कार्य के बारे में तिवारी जी नागर जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने लिखना कब शुरू किया है, साहित्यिक माहौल का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है,
किस तरह से आप लिखने में प्रेरित हुए हैं और आपके सामने आदर्श कौन कौन थे। तो यह सवाल जब वह करते हैं तो नागर जी उसका उत्तर देते हैं कि लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। पढ़ना मुझे उस समय बहुत अच्छा लगता था। आरंभ में मैं बहुत सारी कविताएं पढ़ता था। उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता बहुत अधिक मात्रा में पढ़ी है और उसी के साथ पढ़ते पढ़ते हमारे घर पर मेरे जो पिताजी है तो पिताजी सरस्वती और गृहलक्ष्मी जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं तो वह हमेशा लाते थे। 2 पत्रिकाएं यानी क्या न्यूज़पेपर, उस समय के छोटे छोटे छापे के अक्षर यानी जो हमारा छपा हुआ अक्षर रहता है तो वह पढ़ना उन्हें बहुत अधिक अच्छा लगता था। अब उसके बाद वह पढ़ने के साथ साथ ही उन्होंने प्रेमचंद का साहित्य भी बहुत अधिक मात्रा में पढ़ा है। कौशिक जी का भी साहित्य पढ़ा है और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है तो उनके उपन्यास भी उन्होंने पढ़े हैं। उसके बाद शरद चंद्र जी जो है तो उनके कहानी संग्रह भी उन्होंने पढ़े हैं। देशी और विलायती यह भी पढ़ा है और यह कब पढ़ा है तो 1930 के आसपास यह सारे उपन्यास लेखन कार्य उन्होंने पढ़ा है। और आनंद मठ, देवी चौधरानी और राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ एक उपन्यास यह जो प्रभात कुमार मुखोपाध्याय के है तो वह भी उन्होंने पढ़कर डाले हैं। अब दूसरा प्रश्न वह करते हैं, तिवारी जी क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे। तो अब जिन जिन लेखकों का उन्होंने नाम लिया है पहले कि उन्होंने जो भी पढ़ा है, शुरू में पढ़ना शुरू किया है और उसके बाद लेखन कार्य उन्होंने शुरू किया है, तो जिनका साहित्य आपने पढ़ा है तो उनका ही आदर्श आप पर रहा है क्या। इस तरह से जब तिवारी कहते हैं तो नागर जी उसका उत्तर देते हैं, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-29 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लो कहो लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तो अब जो नागर जी है तो जो लेखन कार्य उन्होंने पढ़ा है तो उसका आदर्श है ऐसा कुछ नहीं, मगर पढ़ते समय उन्हें बहुत आनंद महसूस वह करते थे। और वह कहते हैं कि मैंने लेखन कार्य सबसे पहले मैंने अपनी एक कविता लिखी है और वह भी कविता कैसे लिखी है तो साइमन कमीशन का साइमन गो बैक जो नारा लगा था तो उस समय अंग्रेज़ों ने जो लाठीचार्ज किया था भारतीयों पर तो उस समय लाठीचार्ज वह देखकर 1928-29 में तो वह अनुभव उन्होंने किया है और उन्हें पहली कविता उनके मन में तैयार हुई है। और कविता की आरंभ की जो लाइन है तो कब लोग कहो लाठी खाए, तो यह कविता उन्होंने पहली बार लिखी है और वह भी अनुभव से लिखी हुई है। अब अगला सवाल देखो, तिवारी जी पूछते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए। तो यह साइमन कमीशन गो बैक के जो नारे लगाए हैं, अंग्रेज़ों पर जो बहिष्कार डाला गया है तो उसके बाद आप राजनीति में क्यों नहीं गए। इस तरह से तिवारी जी नागर जी को सवाल कर रहे हैं। तो नागर जी उसका जवाब देते हैं, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर में के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उस दिनों। चंडी प्रसाद
जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो राजनीति में वह क्यों नहीं गए। तो राजनीति में क्यों नहीं गए हैं, तो उनके पिताजी जो नागर जी है, अमृतलाल नागर जी, तो उनके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए वह ज़्यादातर राजनीतिक माहौल में घुल मिलते नहीं थे, मगर सामाजिक कार्यों की ओर उस समय उनकी बहुत अधिक मात्रा में रुचि बढ़ी हुई है। और उसके बाद लेखन कार्य में उन्होंने जो कहानी लिखी है, तो वह कहानी उनकी अपशकुन यह 1933 में छपकर भी आ गई है। और उस समय जो चंडी प्रसाद रदेश थे, तो उनके शैली से यानी लेखन कार्य से वह नागर जी बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित भी हो चुके थे। अब आगे देखो, तिवारी जी, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है, वह किससे प्रभावित है? नागर जी, वह तो अपने समाज से ही उभरी है। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो आप तिवारी जी नागर जी से प्रश्न करते हैं कि गांधी जी के व्यक्तित्व का आप पर प्रभाव पड़ा है क्या? तो नागर जी क्या कहते हैं? हाँ, गांधी जी के व्यक्तित्व का मुझ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा था, मगर गांधी जी के आंदोलनों में भाग लेने से मेरे पिताजी ने मुझे रोका था, और उन्होंने रोका इसलिए मैं लेखन कार्य अच्छी तरह से कर सका हूँ। उसके बाद तिवारी जी उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके लेखन में गरीबों के प्रति करुणा दिखाई देती है, तो वह किस प्रकार? तो नागर जी उसका जवाब देते हैं कि हाँ, उनके लेखन कार्य में करुणा जो दिखाई देती है, तो वह उनकी कहानी में दिखाई देती है। जो उनकी कहानी है प्रायश्चित, तो इसका वह प्रमाण है, क्योंकि पारिवारिक संस्कार जो थे तो वह भी बहुत अच्छे थे, और उनके जो पिताजी है तो हर एक व्यक्ति के दुख दर्द में तुरंत शामिल होते थे, और उसका ही प्रभाव उनके लेखन कार्य में दिखाई देता है। तो इसके आगे का भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।